Hello guys, welcome back to our YouTube channel My Education Support. Myself Anamika, and now today we are talking about the most important question of chapter 2, which is acid, base and salt. Okay guys, यहाँ पे हम बात करेंगे कि 3 मार्क्स की क्वेश्चन में वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर से कई बार रिपीट हो चुके हैं. ओके ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. गाइस ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? नेम 2 सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. हमें ऐसे 2 सब्सटेंस के नेम भी लिखने हैं जो कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में यूज होते हैं. ओके और क्या करना है कि उसी का बी पार्ट है, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है. ओके तो चलिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जानते हैं. गाइस ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है उसका स्मेल जो होता है ना, ऑर्डर होता है. ठीक है, ऑर्डर स्मेल होता है जो कि चेंज करता है एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन को. ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल्स में लें तो अनियन और वेनिला. अनियन और वेनिला की जो स्मेल होती है थोड़ी ऑर्डर होती है. ठीक है, यानी सफोकेटेड जैसा कुछ होता है, ऑर्डर स्मेल होती है. ठीक है, इफेक्टिव सब्सटेंस को हम एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल दिए जैसे कि एसिटिक एसिड दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है और आपका नाइट्रिक एसिड है. तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो आप देखेंगे कि H2SO4 जो कि आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, ये दोनों आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है. जबकि आपकी एसिटिक एसिड और आपकी कार्बोनिक एसिड ये दोनों है क्या, वीक एसिड है इन कंपैरिजन टू द दिस एसिड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन. ठीक है, एक वाइट कलर का पाउडर का लेप जो होगा, आप देखते होंगे कि जब भी किसी की बोन जो होती है फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो क्या किया जाता है कि वाइट कलर का जो पाउडर का लेप होता है उस फ्रैक्चर्ड बोन पे पूरी तरह से लगा दिया जाता है. जो व्हाइट कलर का पाउडर जो होता है वो क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला लिखना है. ठीक है, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला लिखना है. व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर, अगर इस व्हाइट पाउडर को हम वाटर के साथ मिक्स्ड कर दें, अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड. तो क्या होता है कि ये जो होते हैं बिल्कुल हार्ड सॉलिड बन जाते हैं, यानी कि पाउडर को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं ये हार्ड सॉलिड बन जाते हैं. राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज. ये जो चेंजिंग हो रही है ना पाउडर टू सॉलिड, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, यही चीज आपको लिखनी है. मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, ये सब एक ही टॉपिक में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो होते हैं पाउडर उनको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, व्हाइट पाउडर. ओके, अब जब इस पाउडर को, ठीक है, आपने केमिकल फॉर्मूला तो लिख दिया, आपको नाम भी पता चल गया. अब हम देखेंगे कि अगर इस हेमीहाइड्रेट सॉल्यूशन को, यानी कि पाउडर को जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, सॉलिड मास ऑब्टेन होने वाला है. कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को जैसे ही हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O को ही हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्टकट में पॉप बोलते हैं. ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O को हम क्या बोलेंगे, जिप्सम. ठीक है, यानी कि जो आपका पाउडर होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे टॉयज और ये फ्रैक्चर वगैरह में यूज किया जाता है. लेकिन जैसे ही हम वाटर मिक्स करके फ्रैक्चर्ड बोन पर बोन को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है जिप्सम. क्या बनता है, जिप्सम. ओके ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट्स बताना हमें. ठीक है, और क्या करना है, वाई केक और ब्रेड स्वेल्स ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर. जब हम बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं तो हमारे ब्रेड
और या फिर जो भी केक वगैरह होते हैं वो स्वेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है, उसमें होल्स जाते हैं, पोर बन जाते हैं, तो ये स्वेलिंग किस वजह से होती है, राइट केमिकल इक्वेशन, हमें उनका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। गाइस देखिए, अगर हम बात करें बेकिंग पाउडर का, तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है NaSO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है, हमें कंस्टिट्यूएंट बताना यानी कि क्या चीज कितने प्रोपोर्शन में वहां पे ऐड हो रही है, किससे मिलकर हमारा बेकिंग पाउडर बना हुआ है। बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। और अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaSO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब हमें ये बताना है कि जैसे ही हम इन्हें केक या फिर ब्रेड वगैरह में ऐड करते हैं तो स्वेलिंग क्यों हो जाती है। गाइस स्वेलिंग इसलिए होती है बिकॉज कार्बोनेट है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना जाहिर है। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारे ब्रेड या केक जो होते हैं उसमें पोर्स बनते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाते हैं और उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। ओके, सो आई होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम गिवन टू bases that are highly soluble in water, give an example। गाइस देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा हुआ है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि ऐसे बेस जो कि आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बेस के नाम बताने हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सबसे आगे आता है, जो कि एक ऐसा बेस है जिसे हम वाटर में जैसे ही डालते हैं वो तुरंत ही सोलूबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो अल्कली में आया ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम वाटर में डालने पे ये तुरंत ही सोलूबल हो जाता है। नाउ हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच। टूथ डिके जो है वो पीएच से कैसे रिलेट करता है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। गाइस देखिए, टूथ डिके जो तभी होता है जब हमारे टीथ में क्या होता है कि पीएच कम हो जाता है। पीएच कम होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, एसिडिक हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हमारे टूथ में डिके हो जाती है, यानी कि हमारे दांत जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। ये इस वजह से होता है बिकॉज क्या होता है कि हम कभी भी कुछ भी खाकर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पड़े होते। अगर हम इसके आंसर की बात करें कि लोअर द पीएच मोर विल बी, जितना हमारे दांतों की पीएच वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा टूथ डिके होगा। एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम फॉस्फेट, अगर आप बात करें कि ये कैल्शियम फॉस्फेट की बात कहाँ से कर रहा है, तो हमारा टीथ बोन ये सब क्या है, कैल्शियम की ही तो देन है, कैल्शियम से बना होता है। तो एसिड यानी कि जो चीज़ हम खाएं और छोड़ दिए फिर हमारे दांतों में यहाँ वहाँ फंसा रह गया तो वो एसिडिक होता है, तो जिसकी वजह से वो कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करके हमारे दांतों में सड़न पैदा कर देता है, कॉज टूथ डिके, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जैसे ही एसिड से रिएक्ट करता है तो टूथ डिके करता है। ओके, तो होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि हम इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। गाइस दिन भर तो हम उसके लिए दवा तो नहीं लगा सकते अपने दांतों में, तो क्या कर सकते हैं, ब्रश करके वो जो एसिडिक सोल्यूशन है, जो पार्टिकल्स है, उनको अपने दांतों से बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट है उससे एसिड रिएक्ट ना कर सके। ओके, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ब्रशिंग टीथ आफ्टर एवरी मील। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही सी पार्ट है जिसमें पूछा है व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। जब भी कोई बी, ठीक है, बी यानी मधुमक्खी आप देखते होंगे, जब वो स्टिंग कर देती है यानी कि डंक मार देती है तो वो पेन करता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जहाँ पे भी वो स्टिंग की वहाँ पे हमें पेन होता है। रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ, ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा को वहाँ पे रब कर दे, वहाँ रगड़ दे तो हमें रिलीफ मिलता है। एक्सप्लेन कीजिए कैसे। देखिए क्या होता है कि बेकिंग सोडा की बात किया तो बेसिक है, ठीक है, ये बेस है,
तो जो बी है उसने कहीं ना कहीं वो जो स्टिंग मारी है वो क्या होगा, आपका एसिडिक होगा, तभी तो न्यूट्रलाइज हो रहा है और तभी तो हमें रिलीफ मिल रहा है। तो हम आंसर में क्या देंगे कि इट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। आपको पता है कि बी हुआ और आपका जो चींटियां हुई रेड वाली, ये सब क्या होती हैं, जो भी डंक मारती है फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे ही हम वहाँ पे बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि अभी मैंने बात किया NaCO3, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे कि उस पर रब करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है फॉर्मिक एसिड को, जो कि हमें रिलीफ देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हमें एक ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना है जो कि बेकिंग सोडा से आ रहा हो, ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा से जो मिल रहा हो, एंड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और उनका यूज हम करते हैं हार्डनेस को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए। ओके, कहीं देखिए क्वेश्चन में ही ना हिंट बहुत अच्छे से दे दिया, बोल रखा है कि बेकिंग सोडा से ही ऑब्टेन होना चाहिए। देखिए बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला होता है NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप ये सोचेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमारा बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है, ये तो है बेकिंग सोडा। तो जी हाँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। क्या होता है इनका फार्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है ना, उसमें हमारा, आप देखे होंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि टर्टरिक एसिड भी होता है साथ में, तो उसमें एसिड पहले से ही होता है, और जब हमें उन्हें एक्टिवेट करना है किसी चीज में यूज करने के लिए, तो हमें उसमें बस लिक्विड ऐड करना पड़ता है। लेकिन बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो इसमें एसिड पहले से नहीं होता है, हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें हमें क्या मिलाना पड़ता है, एसिड और वाटर अलग से मिलाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि मॉइस्चराइजर तो मिलाना ही पड़ता है, साथ में एसिड भी मिलाना पड़ता है बेकिंग सोडा में, और बेकिंग पाउडर में एसिड पहले से साथ में होती है। तो यही था डिफरेंस बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला सेम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं कि बेकिंग सोडा से हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा से मिलता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का है यूज करते हैं हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, यानी कि जो वाटर में जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, जो कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा से मिलता है, ठीक है। राइट इट्स केमिकल फार्मूला, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। What happens when it is recrystallized from its aqueous solution? ठीक है, क्या होगा अगर हम इन्हें क्या करें, रिक्रिस्टलाइज कर दें, यानी क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ने किस फॉर्म में चेंज कर दे, क्रिस्टलाइज कर दे इन्हें, ठीक है। इट चेंज टू वॉशिंग सोडा, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वॉशिंग सोडा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्वस सोल्यूशन में जैसे ही हम डालेंगे तो हमें वाटर यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट तो हमारा था ही .10H2, तो ये किसका फार्मूला हो गया, आपका वॉशिंग सोडा का हो गया। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज एन अल्कली, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अल्कली क्या होता है। तो ऐसे बेस जो सलूबल होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बहुत फेमस है। मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही हम अल्कली का नाम लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, एकदम छोटा सा एकदम फटाफट हमारे सामने से आ जाता है, तो हम उसे लिख देते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये अल्कली है, जो कि आराम से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। दैट्स ऑल। नाउ व्हाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। HCl हुआ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं कि एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं, क्यों शो करते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये एसिडिक है, एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर शो ही करेगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। भाई क्या होता है कि ग्लूकोज और आपके अल्कोहल में ये सारे तो कंपोनेंट्स मिले ही होते हैं, तो फिर वहां पे एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो होता, जबकि ये क्या होते हैं कि वाटर में मिक्स होने के बावजूद भी अपनी एसिडिक कैरेक्टर को नहीं भूलते हैं। तो चलिए HCl और HNO3 जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। आयोनाइज इन द सेंस ये क्या है कि आपका H+ अलग, Cl- अलग, ऐसे ही यहाँ पे H+ यानी कि वो अलग हो जाएगा और NO3 अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्वस सोल्यूशन में जब आयोनाइज फॉर्म में हो
जाएंगे ना, तो अलग अलग टूट कर जब फैल जाएंगे तो पूरे आपके सोल्यूशन को ही एसिडिक बना देते हैं। जबकि आपके ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, और आयोनाइज नहीं होने के वजह से वो एक जगह ही बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे सोल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाते हैं। ओके, सो HCl and HNO3 ionize in aqueous solution, whereas alcohol and glucose do not show acidic because they do not ionize in aqueous solution, because ये क्या होते हैं कि आयोनाइज नहीं होते हैं aqueous solution में। ओके, now next question is that a student drop few pieces of marble in dilute HCl contained in a test tube। एक स्टूडेंट है जो कि मार्बल के कुछ पीस को वो टेस्ट ट्यूब में रखे हुए डाइल्यूट HCl में डालता है। ठीक है, द इवॉल्व गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर, और जब वो गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, क्या करेगा कि मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपका डाइल्यूट HCl आराम से यहाँ पे डांस कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हम मार्बल को उठाएं, ठीक है, जैसे कौवा था ना उठा के कंकड़ को ऐसे डाल रहा था, वैसे बहुत दूर से नहीं डालना है आपको, आराम से स्पैचुला से इसमें उठा के डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, मार्बल को जैसे ही डाला वहाँ से कुछ ऐसी गैस इवॉल्व होंगी। ये गैस जो इवॉल्व होंगी, आप यहाँ पे एक पाइप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक पाइप लगाइए और उसको लाइम वाटर में पास करवाना है। ठीक है, लाइम वाटर में जैसे ही आप पास करवाएंगे, लाइम वाटर में आपको क्या चेंजिंग ऑब्जर्व होगा, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एबव चेंज। जो भी चेंजिंग हो रही है उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। तो गाइस क्या होता है कि लाइम वाटर में जैसे ही हम इसको पास करवाएंगे तो लाइम वाटर को ये गैसेस जो है क्या करेंगी, मिल्की में चेंज कर देंगी। ठीक है, यानी कि देखते होंगे कि चूने को जैसे ही हम चूने में पानी डालते हैं तो बिल्कुल मिल्की हो जाता है ना, बिल्कुल व्हाइट कलर में मिल्क जैसा दिखता है। तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होने की वजह से ही क्या होता है कि लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की में चेंज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि आपका जो लाइम वाटर आपका है, जैसे ही हम इसमें HCl डाइल्यूट HCl, देखिए डाइल्यूट HCl है लेकिन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। जैसे ही गैस यहाँ पे आके इससे रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, साथ में H2O बन जाता है, और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है यही क्या करता है कि उसको मिल्की फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसका बैलेंस केमिकल फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ टूथ इनेमल केमिकली। टूथ इनेमल केमिकली क्या होता है, स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट कोरोडिंग। What happens when food particle left in the mouth after eating degrade? Doctor suggests use of tooth powder या toothpaste to prevent tooth decay। ठीक है, देखिए फिर से वैसा ये क्वेश्चन आ गया कि टूथ डिके की बात फिर से उठा दिया। तो क्या होता है कि टूथ इनेमल केमिकली मतलब क्या होता है, तो इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्या मेड, टूथ मेड होता है। ठीक, मैंने आपको बताया कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है ये। इट स्टार्ट कोरोडिंग ड्यू टू एसिड फॉर्म इन माउथ। क्या होता है कि हमारे जब भी हमारे दांतों में एसिड रह जाता है तो उससे कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट करके हमारे दांतों को कोरोड करना, खराब करना शुरू करता है। The food particles which are left in mouth form acid which cause tooth decay। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन पूछा था कि क्यों ऐसा होता है, तो रीजन में यही होगा कि फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं जिसकी वजह से एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करके हमारे दांतों में डीके शुरू कर देते हैं। अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, टूथपेस्ट का यूज करके। बिकॉज टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। हमारे दांतों में क्या है, एसिड है, एसिड बेस मिलेगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। आप बोलोगे तो हम बोल देते हैं चलो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, तो टूथपेस्ट जैसे ही या फिर टूथ पाउडर जो भी हम यूज करना चाहते हैं, कोलगेट एंड ऑल, उसको हम जैसे ही ब्रशिंग करना शुरू करते हैं तो वो हमारे दांतों में पड़े एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड फॉर्म इन माउथ विच प्रिवेंट्स टूथ डिके, और यही न्यूट्रलाइजेशन जो होता है हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। तो ये क्वेश्चन इजी तो है बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A compound which is prepared has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. Okay, identify the compound। बोल रहा है क्वेश्चन में कि
ऐसे कंपाउंड का नाम बता दीजिए हम जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं। तो अभी आप पढ़े थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करें, जिप्सम मिला, तो हमें क्या करना है कि जिप्सम से हम निकाल दें वाटर को तो हमें मिल जाएगा फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हमें उस कंपाउंड का नाम बताना है जिससे हमारा जिप्सम बनता है। तो जिप्सम बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए। मेंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड का एक यूज लिखिए। हजारों यूज है यार, एक ही यूज पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यही एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हमारा जिप्सम बनता है। जैसे अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम से बनता है, तो क्या करेंगे कि हम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2 जब हम इन्हें हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमारा मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में 3/2s2 जो होगा आपका अलग हो जाएगा। और अगर बात करें इसके यूज का तो इट इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। घरों में टॉयज बनाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा। तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट का नाम लिखना है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करती है कॉस्टिक सोडा से। ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू द लाइम वाटर। तो क्या हमारा कंपाउंड बनने वाला है। तो आपको क्या करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कॉस्टिक सोडा से करवाना है। कॉस्टिक सोडा का फार्मूला आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका टाटा सॉल्ट बन जाएगा। ओके, और साथ में वाटर बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम ग्रेनुलेटेड जिंक का रिएक्शन करवाते हैं, किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आपका जिंक है, ये आपका सोडियम है। सोडियम जो साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना देता है और हाइड्रोजन भाई साहब को अलग कर देता है जो कि यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है। ठीक, वैसे ही जब हम लाइम वाटर में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अभी आप पढ़े, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करवाते हैं तो हमारा आराम से व्हाइट पीपीटी बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और H2O और वाटर भी साथ में मिलता है। ठीक है, तो लाइम वाटर यानी कि जैसे ही हम चूना को मिलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है जो कि एक व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जो कि एक व्हाइट पीपीटी होता है। तो गाइस इस तरह से आपके क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुए और होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर आप चाहते कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाऊं जो कि इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।